Welcome once again, guys. Today we are going to discuss about the emergency care. What the word emergency means. Emergency का मतलब क्या होता है? जैसे आप कभी भी कोई भी जनरल वर्ड में भी यूज करते हो जनरल की इमरजेंसी इज इमीडिएट समथिंग इमीडिएट, कोई भी काम जो अपने को इमीडिएटली करना है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास, कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसी डिजीज़, कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसको आपको फटाफट करना, इमीडिएटली करना है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए इमरजेंसी. एंड केयर, व्हेन वी प्रोवाइड एनी केयर टू द पेशेंट, दैट इज़ इमरजेंसी केयर. तो इमरजेंसी केयर मीन्स इमीडिएटली या जल्दी से आपको किसी काम को करना है या इसको परफॉर्म करना है जिसके लिए ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है या उसको इमरजेंसी केयर के नाम से जाना आता है. तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. द टर्म इमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेडिशनली रेफर्स टू केयर गिवन टू पेशेंट विथ अर्जेंट एंड क्रिटिकल नीड्स. अर्जेंट मतलब इमीडिएटली और ज़रूरी, ऐसा नहीं है कि अपन उसको पोस्टपोन कर सकते हैं. और क्रिटिकल नीड्स, क्रिटिकल मतलब कि उस काम को अगर नहीं किया गया जल्दी से तो मे बी पेशेंट की लाइफ को ख़तरा हो सकता है या लाइफ डेंजर हो सकती है. तो कोई भी इमरजेंसी वर्ड अपन तब यूज करते हैं ट्रेडिशनली जब पेशेंट को अर्जेंट, इमीडिएट और क्रिटिकल नीड की ज़रूरत होती है. बिकॉज मैनी पीपल्स लेक एक्सेस टू हेल्थ केयर, हाउएवर द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज़ इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर नॉन अर्जेंट प्रॉब्लम्स. अब क्या लोग जल्दी, जब लेक ऑफ असेस टू हेल्थ केयर होता है कि जल्दी से नहीं पहुंच पाते हैं या फिर लोग अवेयर नहीं है इतना कि अपने को कोई प्रॉब्लम है, तो अपने को मतलब थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं कि या तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दूर है या पेशेंट खुद अवेयर नहीं है कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है या उसके साथ या कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है. तो लेक ऑफ असेस टू हेल्थ केयर होता है, इसलिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नॉन अर्जेंट प्रॉब्लम्स को भी डील किया जाता है. बाकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट केवल अर्जेंट नीड्स के लिए ही यूज किया जाता है. देयरफॉर द फिलोसफी ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट हैज़ ब्रॉडेंड टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट दैट एन इमरजेंसी इज व्हाटएवर द पेशेंट और द फैमिली कंसिडर्स इट टू बी. मतलब इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि पेशेंट को या फैमिली को कोई भी ऐसी नीड की ज़रूरत है जो कि इमरजेंसी या इमीडिएटली या अर्जेंटली नीड है, तो उस कॉन्सेप्ट या उस फिलोसॉफी पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट काम करता है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन जिसको इमीडिएटली अर्जेंट क्रिटिकल नीड है वो ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा. अब आप बात करते हैं कि नर्सिंग डिपार्टमेंट, अपन नर्सिंग से हैं तो इमरजेंसी नर्सिंग के बारे में बात करें तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्सेज का क्या रोल है, क्या स्कोप है, क्यों नर्सिंग पर्सनल्स को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है या क्यों उनको इतना ध्यान दिया जाता है, क्यों पेशेंट्स की नीड के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट ज़रूरी होता है, तो उसकी क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, क्या क्या नीड हो सकती हैं. तो द इमरजेंसी नर्सेज हैज़ हैड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन. ऐसा नहीं है कि हर कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर सकता है. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमेशा ध्यान रखना कोई ना कोई इमरजेंसी कंडीशंस का पेशेंट ही आता है. जनरल फीवर, मेलेज, बुखार, खांसी, जुकाम वाला पेशेंट इमरजेंसी में कभी भी नहीं आएगा. इमरजेंसी में पेशेंट वो आते हैं जो जिनको बहुत क्रिटिकल नीड्स होती हैं, जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट इमरजेंसी, जैसे कोलैप्स हो गया पेशेंट, शोक का पेशेंट, बर्न का पेशेंट, या फिर इसके अलावा बात करें एक्सीडेंटल केसेस की, RTA, वो सारे केसेस जिनमें पेशेंट की लाइफ को डेंजर होता है कि अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ तो पेशेंट की लाइफ लॉस्ट हो सकती है. तो उस कंडीशंस को अपन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डील करते हैं. तो उसके लिए जो नर्सेज या जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट के पर्सनल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड एजुकेटेड होने चाहिए. उनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो उन कंडीशंस को डील कर सकें और उनका एक्सपीरियंस जो कि आप जैसे जैसे वो काम करते हैं उनका बढ़ता जाता है इन असेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग पेशेंट्स हेल्थ केयर प्रॉब्लम इन क्राइसिस सिचुएशन. ऐसी स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस कि वो असेस कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें पेशेंट की हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और उस क्राइसिस की सिचुएशन को. क्योंकि इमरजेंसी में इतना टाइम नहीं होता है कि अपन टेस्ट करें या कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद अपने को पता चले कि पेशेंट को क्या हुआ. वहाँ पे पेशेंट इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आता है, तो अपने को इमरजेंसी आइडेंटिफिकेशन या असेसमेंट का वो
एक्सपीरियंस स्किल्स होनी चाहिए कि अपन पता लगा सकें कि पेशेंट को किस चीज़ की नीड है. इन एडिशन द इमरजेंसी नर्स एस्टेब्लाइजेस प्रायोरिटीज़, माइनॉरिटीज़ एंड कंटिन्यूसली असेस एक्चुअली इल एंड इंजर्ड पेशेंट. आपको प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए कि किन चीज़ों पे मेरे को फोकस करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड असेस करना चाहिए कि जो इल पेशेंट है और इंजर्ड पेशेंट है उसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग और असेसमेंट चलता रहेगा. साथ में सपोर्ट अटेंड्स टू फैमिलीज़, फैमिली को भी अटेंड करना पड़ता है क्योंकि ऐसी कंडीशन में फैमिली थोड़ी सी एनेक्सियस हो जाती है या ओवर कॉन्शियस हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं. तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि आपको फैमिलीज़ को भी अटेंड करना होता है. साथ में सुपरवाइज द अलाइड हेल्थ पर्सनल्स जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना. टीच पेशेंट्स एंड फैमिलीज़ विद इन ए टाइम लिमिटेड हाई प्रेशर केयर एनवायरनमेंट. तो इन सब चीज़ों में आपको इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर स्कोप देखने को मिल सकता है कि सबसे पहले तो आप स्पेशलिस्ट एजुकेटेड ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस है, तो आपको असेसमेंट और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ पेशेंट को डील करना है. सेकेंड थिंग, उसकी फैमिली को, उसकी प्रायोरिटीज़ को असेस करना, जो अपने अलाइड हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उनको डील करना, पेशेंट को टीच करना, उसकी फैमिली को, क्योंकि वो हाई प्रेशर सिचुएशन होती है. जब भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो ऐसी सिचुएशन में आता है कि उसकी लाइफ को डेंजर होता है. तो उस सिचुएशन में फैमिली भी टेंस होती है, पेशेंट भी टेंस होता है, जो वर्कर्स हैं वो भी थोड़ी सी टेंस या अनेक्सियस कंडीशन में होते हैं. तो उन सबको डील करना ही एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन होती है, प्रेशर वाली सिचुएशन होती है. तो उसमें डील करने के लिए आपको स्पेशली एजुकेटेड, स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है. तो ये सब स्कोप आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा बात करें तो द स्ट्रेंथ्स ऑफ नर्सिंग एंड मेडिसिन आर कॉम्प्लीमेंट्री इन एन इमरजेंसी सिचुएशन. नर्सिंग और मेडिकल डिपार्टमेंट या मेडिसिन या डॉक्टर, फिजिशियन, आपके साथ जो भी टेक्नीशियंस, अदर लैब इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी सब मेडिसिन्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि आपको कॉम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, उस चीज़ को अपने साथ लेके ही चलना पड़ेगा, उसके बिना आप काम को कंप्लीट नहीं कर सकते हो. तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके दोनों की स्ट्रेंथ और भी पावरफुल बन जाती है. अप्रोप्रिएट नर्सिंग एंड मेडिकल इंटरवेंशंस आर एंटिसिपेटेड बेस्ड ऑन असेसमेंट डाटा. जैसे अपन बात करते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान बनाना, तो वो किस बेसिस पे अपन नर्सिंग और मेडिकल इंटरवेंशंस, जो नर्सिंग वाले नर्सिंग से रिलेटेड इंटरवेंशंस करेंगे, मेडिकल वाले मेडिकल से रिलेटेड, तो असेसमेंट की बेसिस पे अपने को नर्सिंग और मेडिकल इंटरवेंशन भी रेडी करने. इसके अलावा बात करें तो द इमरजेंसी हेल्थ केयर स्टाफ मेंबर्स वर्क एज ए टीम इन परफॉर्मिंग द हाईली टेक्निकल हैंड्स ऑन स्किल्स रिक्वायर्ड टू केयर फॉर पेशेंट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि अपन ऐसे नॉर्मल पेशेंट्स की सेहत को के जैसे ही इमरजेंसी पेशेंट्स को डील कर रहे हैं. इमरजेंसी केसेस के अंदर आपको ओवर कॉन्शियस हर चीज़ को फोकस करना, हर चीज़ का असेसमेंट करना, ऐसी कोई भी पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते हो. तो उसके लिए आपको क्या है, ओवर या हाईली टेक्निकल हैंड्स ऑन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा पेशेंट आ रहा है, उसको क्या क्या कंडीशंस अपने को, या कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे अपन उसको बचा सकते हैं, कैसे अपने उसको रिकवर करना है, क्या केयर प्रोवाइड करनी है, कैसे उसको पोजीशनिंग देनी है. तो ये सब चीज़ें आपको एक हाईली टेक्निकल हैंड्स ऑन स्किल्स के द्वारा ही आप कर सकते हो. तो इमरजेंसी हेल्थ केयर स्टाफ मेंबर्स को ये भी होना ज़रूरी है. इसके बाद बात करें तो द नर्सिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स ए लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द एनवायरनमेंट. जैसे कि आजकल अपन बात करते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को ज़्यादा फॉलो किया जाता है. तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना और उनके साथ आपको पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करनी है. तो ये स्कोप हो सकता है कि आप एक नर्स हो के भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं. इसके बाद बात करते हैं इश्यूज़ इन इमरजेंसी केयर. इमरजेंसी केयर में आपको कौन से इश्यूज या कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इमरजेंसी केयर के अंदर आपको फेस करने होते हैं या उनको आपको डील करना होता है. तो इमरजेंसी नर्सिंग इज़ डिमांडिंग बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कंडीशंस एंड सिचुएशंस दैट इफ इज
if not unique to the emergency department certainly present a challenge। मतलब एक डिमांडिंग होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, क्योंकि उसके अंदर हर वक्त आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशंस देखने को मिलेंगी, आपको चैलेंज मिलेंगे। हर पेशेंट एक नई सिचुएशन के साथ एक नई कंडीशन लेके आता है, तो वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ ऑफ कंडीशंस एंड सिचुएशंस भी देखने को मिलती है। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको एक चैलेंजिंग की तरह काम करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जो आपको डील करने पड़ते हैं। दीज इश्यूज़ इंक्लूड लीगल इश्यूज़, क्योंकि एक रोड एक्सीडेंट, फाइट्स, क्रिमिनल केसेस, बहुत सारे केसेज आते हैं, तो इसलिए आपको लीगल इशू, साथ में ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी रिस्क फॉर इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टाफ, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ से केसेज आते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल केसेज आते हैं, तो उनमें आपको सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है। एंड द चैलेंजेस ऑफ प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट। मतलब बहुत फास्ट पेस, मतलब ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे काम कर रहे हो। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको बहुत स्पीड से और बहुत इमीडिएटली आपको काम करना होता है, इसलिए आपको जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड, वेल स्किल्ड एंड मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हर तरह से स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। क्योंकि उस वक्त अगर आपको सिचुएशन की, उस क्राइसिस के अंदर आप अच्छे से डील नहीं कर पाए, तो आप अपने पेशेंट की लाइफ को डेंजर में डाल सकते हो। तो जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट का वर्क होता है वो फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट होता है, मतलब बहुत स्पीड से और टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे आप हर काम मशीनों से किया जाता है, जैसे CPR, डिफिब्रिलेटर, लेरिंगोस्कोप, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनको आप टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, साथ में बहुत फास्ट पेस भी होता है। तो ये जो चैलेंजिंग होता है इमरजेंसी केयर का जो काम होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है उसके अंदर, इसलिए इसको एक डाइवर्स फील्ड माना गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट को, जिसके अंदर बहुत सारे स्कोप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज आपको डील करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहला आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंसेंट। दिस इज़ द फर्स्ट एंड प्रायोरिटी थिंग दैट यू हैव टू डू इन स्पीड। ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे कर रहे हो कि यहाँ ले लेंगे कंसेंट, आपको फटाफट कंसेंट लेना होता है, क्योंकि पेशेंट को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। पेशेंट आपको अपनी लाइफ को डेंजर में इतनी देर तक नहीं डाल सकता, इसलिए आपको सबसे पहला कंसेंट जो लेना है वो पेशेंट अगर कर सकता है कंसेंट तो पेशेंट से, वरना उसकी फैमिली से या उसके साथ जो भी आया है उसके साथ आपको फटाफट कंसेंट लेना पड़ सकता है। लेकिन कुछ केसेज में ऐसा भी होता है कि आप बिना कंसेंट लिए भी आपको पेशेंट केयर प्रोवाइड करवानी पड़ सकती है। तो सबसे पहला आपका काम होगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंसेंट। सेकेंड थिंग, लिमिटिंग एक्सपोजर टू हेल्थ रिस्क, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत सारे डाइवर्स केसेज आते हैं, कोई कम्युनिकेबल डिजीज, हेपेटाइटिस बी, HIV, आपको पता नहीं होता है कि पेशेंट को कौन पेशेंट किस बीमारी से या किस डिजीज़ से अफेक्टेड है, तो आपके सामने बहुत सारे हेल्थ रिस्क्स के एक्सपोजर के भी चांसेस होते हैं, तो आपको उनको भी लिमिट करके चलना है, या आपको वो सारे केयर प्रोवाइडर्स या जो भी वहाँ पे हैं उन सबको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है कि आपको जो पेशेंट से रिलेटेड हेल्थ रिस्क्स हैं उनको भी आप लिमिट कर सके। PPE यूज कर सकते हैं आप, पेशेंट के ब्लड या अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको टच नहीं करना, ग्लव्स यूज करना, जो भी कंप्लीट PPE या जो भी आप हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं वो करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो पेशेंट आता है उसका अपने को नहीं पता होता है, तो इसलिए उसमें रिस्क अपने को ज़्यादा होता है, इसलिए आपको उनका भी ध्यान रखना है। थर्ड थिंग, प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर मीन्स आपको पेशेंट को फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सभी तरह से होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एक इम्बैलेंस की सिचुएशन में होता है। फिजियोलॉजिकली तो उसके कोई ना कोई डिजीज़ कंडीशन है या कोई भी ऐसी क्राइसिस वाली कंडीशन है, साथ में उसका साइकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन से रिकवर हुआ है या ऐसी कंडीशन से डील कर रहा है पेशेंट कि उसका फिजियोलॉजिकल या जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। तो आपको उसके अंदर भी बैलेंस करना है, ताकि पेशेंट
जल्दी से रिकवर कर सके और आप उसको और ज़्यादा फास्टली रिकवर करने में हेल्प कर सके। तो होलिस्टिक केयर मीन्स कंप्लीट केयर में फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सभी तरह से आपको पेशेंट को डील करना है या उसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट थिंग, पेशेंट फोकस्ड इंटरवेंशन। पेशेंट को फोकस करने या के ही आपको इंटरवेंशंस प्रोवाइड करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट से रिलेटेड चीज़ें ही आपको फोकस करनी है। तो उसमें भी आपको ये चैलेंज हो सकता है कि आपको पेशेंट पे फोकस करना है। पेशेंट आप सपोर्टिव है नहीं है। कई ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो सपोर्टिव नहीं होते, कई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो सपोर्टिव नहीं होती हैं। तो कई बार आपको पेशेंट फोकस्ड इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। दोज केयरिंग फॉर द पेशेंट शुड एक्ट कॉन्फिडेंटली एंड कम्प्लीटली टू रिलीव एंजाइटी। मतलब पेशेंट का कम्प्लीटली आपको फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि आप पेशेंट को केवल एक किसी डायमेंशंस पे ही डील कर रहे हो, आपको पेशेंट के हर डायमेंशन पे फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट, फैमिली फोकस्ड इंटरवेंशन। पेशेंट के साथ साथ फैमिली के जो पर्सन्स हैं उनको भी आपको उनको भी एक एजुकेशन देना या उनको भी एक राइट थिंग्स, हमेशा आप एक चीज़ का फोकस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर चीज़ सही बतानी है। किसी भी चीज़ को गलत, फैमिली के सामने भी और पेशेंट के सामने भी कभी भी गलत चीज़ें पेश नहीं करनी। तो फैमिली फोकस्ड इंटरवेंशन के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है पेशेंट से रिलेटेड वो लें। अलाउ करें पेशेंट को स्टे विद द पेशेंट और कोशिश करें कि पेशेंट और फैमिली दोनों को एंजाइटी ना हो या एनेक्सियस कंडीशन से उनको डील ना करना पड़े। तो आपको ऐसी इंटरवेंशंस भी आपको फॉलो करने। एंड नेक्स्ट वन इज़ एंजाइटी एंड डिनाइल। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो एंजाइटी में, या कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो एंजाइटी के अंदर डिनाइल की कंडीशन में आ जाती हैं कि किसी तरीके का आपको कोई प्रोसीजर करना है या कोई ट्रीटमेंट देना है तो मना कर देता है या डिनाइल कर देता है। तो उस कंडीशन में आपको एनकरेज करना होगा, उनको बताना होगा, उनकी एंजाइटी रिलीव करने के लिए आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होगा। तो ये सब चीज़ें करके आपको एंजाइटी और डिनाइल से भी डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ रिमोर्स एंड गिल्ट। एक्सप्रेशन ऑफ रिमोर्स एंड गिल्ट में बी हेयर्ड विथ फैमिली मेम्बर्स अक्यूजिंग देमसेल्व्स और ऑफ नेग्लिजेंस और माइनर ओमिशन। कई बार क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है या आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस कंडीशंस में जो पेशेंट के फैमिलीज हैं वो आपके ऊपर या किसी आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना, ये कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको उन चीज़ों को भी डील करना पड़ता है। जो गिल्ट और रिमोर्स की कंडीशंस हैं वो भी कई बार आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, तो वो भी आपको डील करें। नेक्स्ट वन इज़ एंगर। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है, क्राइसिस की कंडीशन, जिनके अंदर आपको हैंडलिंग करने में पेशेंट सपोर्टिव नहीं है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि उस वक्त आपको जो चाहिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो एंगर की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है जो कि आपको डायरेक्टली पेशेंट को हार्म करेगा। तो आपको उसको भी मैनेज करना है, ये इश्यू को भी आपको डील करना है कि आप एंगर में ना आए। कई बार पेशेंट खुद एंगर में आ जाता है तो उस कंडीशन भी को भी आपको डील करना होता है। नेक्स्ट, ग्रीफ इज़ ए कॉम्प्लेक्स इमोशनल रेस्पॉन्स टू एंटिसिपेटेड और एक्चुअल लॉस। जो लॉस हुआ है या ग्रीफ एक लॉस होता है। ग्रीफ का मतलब कोई भी लॉस जो किसी पर्सन को हुआ है, तो उस लॉस के चक्कर में आदमी क्या है, कई बार एडवर्स रिएक्शन शो करने लग जाता है या कुछ ऐसा करने लग जाता है कि आपको जैसे सपोर्टिव नहीं है पेशेंट या बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला गया है। तो उन कंडीशंस में भी आपको पेशेंट को डील करना पड़ता है, नॉर्मल बनाना पड़ता है उनको, उनसे बात करनी चाहिए, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, उनके फैमिली को उनके साथ रखना चाहिए, या जो भी आप कर सकते हो पेशेंट के लिए वो सब कंडीशंस आपको वहाँ पे करनी है। तो इसके अंदर द की नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ टू हेल्प फैमिली मेम्बर्स वर्क थ्रू देयर ग्रीफ एंड टू सपोर्ट देयर कोपिंग मैकेनिज्म। जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है पेशेंट का और फैमिली का, उस पर फोकस करना, उनको साथ लेके चलना है कि आपको कैसे इस कंडीशन में आपको डील करना है, कैसे इस कंडीशन से आपको बाहर निकलना है। एंड लास्ट वन इज़ वायलेंस इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। बहुत ज़्यादा और बहुत बार ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं कि वहाँ पे या तो फैमिली या फिर पेशेंट वायलेंट हो जाता है, केयर सपोर्टिव नहीं है। तो उन कंडीशंस में भी आपको पेशेंट को, फैमिली को समझाना है, उनको बताना है, एजुकेट करना है, या उनको जो भी आप बात बता सकते हो वो चीज़ें बता के और आपको पेशेंट को ठीक करना। आपका जो काम है वो है पेशेंट
ट्रीट करना, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े। पेशेंट सपोर्टिव नहीं है, कई बार बहुत सारे पेशेंट होते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ या इंजरी और अदर इमरजेंसी कंडीशंस में बहुत से पेशेंट होते हैं जो सपोर्टिव नहीं होते, कई बार उनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, तो उन कंडीशंस में वायलेंस जैसी कंडीशन आ जाती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो उनको भी आपको डील करना होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे इश्यूज हैं या कुछ ऐसे चैलेंजेज हैं जो आपको केयर के साथ साथ इनको भी आपको फोकस करके चलना है। पेशेंट की केयर के साथ साथ ये अदर इश्यूज हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं, इनके साथ भी आपको डील करना पड़ता है। इसके बाद बात करें इमरजेंसी नर्सिंग एंड द कंटिन्यूम ऑफ द केयर, कि केयर के साथ साथ नर्सिंग के साथ साथ आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, आगे कैसे पेशेंट को डील करना है। एज स्टेटेड प्रीवियसली, वन प्रिंसिपल अंडरलाइंग इमरजेंसी केयर इज दैट द पेशेंट विल बी रैपिडली असेस्ड, ट्रीटेड एंड रेफर टू द अप्रोप्रिएट सेटिंग फॉर ऑनगोइंग केयर। जैसे कि अपन पहले भी बता चुके कि इमरजेंसी केयर का मतलब क्या है, आपको फटाफट असेस करना है, उसको ट्रीट करना है, और फिर जैसे ही वो स्टेबल हो जाए उसके बाद आपको जहाँ उसको ऑनगोइंग केयर के लिए भेजना है वहाँ भेजते हैं। तो ये काम होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। लेकिन असेसमेंट और ट्रीटमेंट जो स्टार्टिंग होगा वो रैपिडली होगा, तो उसके बाद आपको ऑनगोइंग केयर के लिए उसको अंदर भेज सकते हैं, जैसे आईपीडी में या वार्ड के अंदर आप उसको एडमिट कर सकते हैं आगे फर्दर ऑनगोइंग केयर के लिए। दिस मेक्स द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ए वेरी टेम्परेरी पॉइंट ऑन द कंटिन्यूम ऑफ केयर। मतलब पेशेंट की कंटिन्यूम को केयर के अंदर बहुत टेम्परेरी पॉइंट है कि आपको फटाफट पेशेंट को रिसीव करना है, असेस करना है, ट्रीट करना है और स्टेबल होते हैं उसको आगे, क्योंकि आपको और भी पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आएंगे, उनको भी डील करना। आप एक पेशेंट को ही ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हो, तो उसके लिए आपको बहुत टेम्परेरी पॉइंट के तौर पे ही काम करना पड़ता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है डिस्चार्ज प्लानिंग। जो कंटिन्यू ऑफ केयर में एक पेशेंट था, वो आया, उसके बाद उसको डील किया और ट्रीटमेंट के बाद उसको डिस्चार्ज प्लान करना है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंटिन्यूम ऑफ केयर के अंदर डिस्चार्ज प्लानिंग पे फोकस करना है। तो डिस्चार्ज प्लानिंग, बिफोर डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस फॉर कंटिन्यूइंग केयर एंड गिवन टू द पेशेंट एंड द फैमिली और सिग्निफिकेंट अदर। डिस्चार्ज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से डिस्चार्ज ऑनगोइंग केयर के लिए किसी वार्ड में या आईसीयू में या जहाँ भी आपको भेजना है वहाँ के लिए आपको डिस्चार्ज प्लान करना है। उसके लिए आपको पेशेंट, फैमिली और जो सिग्निफिकेंट अदर्स है या जिनको आप पेशेंट दे रहे हो उनको आपको डिस्चार्ज प्लानिंग बतानी है। ऑल इंस्ट्रक्शंस शुड बी गिवन नॉट ओनली वर्बली बट ऑल्सो इन राइटिंग। जब भी आप पेशेंट को रेफ़र कर रहे हो या ऑनगोइंग केयर के लिए वार्ड में भेज रहे हो या उसको घर भी भेज रहे हो, तो आपको जो सिग्निफिकेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको रिटर्न में भी देने हैं। ऐसा नहीं कि आपने वर्बली बोल के छोड़ दिया, आपको हर चीज़ रिटर्न में प्रोवाइड करनी है। एंड सेकेंड थिंग इज कम्युनिटी सर्विसेज। बिफोर डिस्चार्ज सम पेशेंट्स रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ ए सोशल वर्कर टू हेल्प देम मीट कंटिन्यूइंग हेल्थ केयर नीड्स। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर साथ में फैमिली नहीं हो पाती या कुछ ऐसा सिचुएशन होती है कि उसको हेल्थ केयर या सोशल वर्कर्स की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको जो सोशल वर्कर्स हैं उनको वहाँ पे अवेलेबल करवाना है या उनको भी आपको इन्फॉर्म करना है। फॉर पेशेंट्स एंड फैमिलीज हुज कैन नॉट प्रोवाइड केयर एट होम, कम्युनिटी एजेंसीज एग्जाम्पल होम केयर नर्सिंग सर्विसेज, विजिट नर्सिंग may be contacted before discharge to arrange services। कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि जिनको कि होम पे या कम्युनिटी एजेंसीज़ के अंदर आप केयर नहीं प्रोवाइड करवा सकते, तो उनको भी डिस्चार्ज से पहले कोई भी सर्विसेज या कोई भी एनजीओज, कोई भी सोशल वर्कर है, उनसे आपको मिलवाना पड़ेगा या उनको बुला के पेशेंट को डील करना पड़ेगा। दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर एल्डरली पेशेंट। जो एल्डरली पेशेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल स्टे से भी नहीं कर पाते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से वापस घर जाना चाहते हैं, तो उन कंडीशंस में आपको या तो होम केयर पे फोकस करते हैं कि आप यार जो एंड स्टेज ऑफ लाइफ केयर में आ जाते हैं, एंड स्टेज ऑफ लाइफ में आ जाते हैं, तो उनके लिए होम केयर नर्सिंग सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करवानी पड़ सकती हैं। आइडेंटिफाइंग कंटिन्यूइंग हेल्थ केयर नीड्स एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर मीटिंग दीज नीड्स कैन प्रिवेंट रिटर्न विजिट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड रीएडमिशन टू द हॉस्पिटल। अब हर छोटी चीज़ के लिए कोई आदमी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ना आए, इसके लिए आपको उनको या तो किसी और को
थमा देना है, या फिर जो भी सोशल वर्कर या उनकी फैमिलीज या जो भी साथ में है उनको बताना है कि अब आगे आपको कैसे जो अदर सर्विसेज हैं वो कहाँ से लेनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप ये जब चीज़ें फर्स्ट डिस्चार्ज प्लानिंग एंड कम्युनिटी सर्विसेज आपको वार्ड के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से जब पेशेंट जाएगा उस वक्त आपको उसको प्रोवाइड करनी है। ये कंटिन्यूम केयर है। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड करनी थी, उसके बाद जो आगे की केयर होगी वो ये होंगी कि इमरजेंसी के बाद या तो वार्ड में जाएगा या फिर घर जाएगा या फिर होम केयर पे जाएगा, जहाँ भी जाएगा तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। जो भी सारी डिटेल्स पेशेंट की है वो सब आप उनको प्रोवाइड करवाओ। इसके बाद अपन आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी केयर। किन किन प्रिंसिपल्स पे इमरजेंसी केयर काम करती है? तो बाय डेफिनेशन इमरजेंसी केयर इज़ केयर दैट मस्ट बी रेंडर्ड विदाउट डिले। जैसा कि अपन पहले भी बता चुके हैं कि इसमें किसी तरह का डिले नहीं होता, इमीडिएटली फास्ट और क्रिटिकल केयर होती है। इन ए हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट सेवरल पेशेंट्स विथ डाइवर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, सम लाइफ थ्रेटनिंग, सम नॉट में प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली। क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वही पेशेंट्स आते हैं जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो आपको जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं इमरजेंसी केयर के उनको फोकस करना है और उन पे ही उनको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो सम ऑफ द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी केयर आर, वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी केयर इज ट्राइएज। जैसे अपन ने डिजास्टर मैनेजमेंट में भी देखा था कि ट्राइएज वहाँ पे यूज किया जाता है, तो सेम वही ट्राइएज है कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। प्रायोरिटी कि आपको कौन सा पेशेंट पहले डील करना है। जैसे कोई रेस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी का पेशेंट है, एक फ्रैक्चर का पेशेंट है और एक नॉर्मल इंजरी का या फीवर का पेशेंट आया आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, किस पेशेंट को आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट देना है। तो वो सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? ट्राई से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल होगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट का जो कि आपको ये बताएगा कि आपको कौन सा पेशेंट पहले डील करना है, वो क्या होगा? ट्राइएज। तो ट्राइएज वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया, इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। द ट्राइएज वर्ड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ट्रायर, मीन्स टू शॉर्ट। टू शॉर्ट मतलब आपको जो पेशेंट्स हैं आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उन पेशेंट्स को प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करना है कि कौन सा पेशेंट को आपको पहले डील करना है, उसके बाद कौन सा होगा और उसके बाद कौन सा होगा। ये सब चीज़ें आपको किससे पता चलेंगी? यानी टू शॉर्ट कर रहे हो आप पेशेंट्स को कि हाँ पहले ये, पहले फिर ये, फिर ये, फिर ये, ताकि आप जो पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ को डेंजर में ना डालें और जिसको पहले नीड है उसी की लाइफ को पहले बचाएं। ट्राइज यूज टू सॉर्ट पेशेंट इनटू ग्रुप्स based on the severity of their health problems and the immediacy with which these problems must be treated. Next point, hospital emergency departments use various triage systems with differentiating terminologies, but all shares this characteristic of a hierarchy based on the potential for loss of life. मतलब हर हॉस्पिटल अपना एक अलग क्राइटेरिया हो सकता है, अलग तरह का ट्राइएज यूज कर सकता है, लेकिन उन सब का फोकस क्या होगा कि लॉस ऑफ लाइफ को बचाना या लोगों की लाइफ बचाना। अब लोगों की लाइफ बचाने के लिए उनको किस पेशेंट को पहले डील करना है, किस पेशेंट को बाद में डील करना है, ये डिसाइड करने के लिए ट्राइएज यूज करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली जो यूज किया जाता है, जो ट्राइएज है, वो है सबसे पहले आता है इमरजेंट पेशेंट, जो कि हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, देयर कंडीशंस आर लाइफ थ्रेटनिंग एंड दे मस्ट बी सीन इमीडिएटली। सबसे पहले जो इमरजेंट फेजेज या इमरजेंट पेशेंट्स होते हैं वो हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है उनको, जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और जो कि फटाफट या मस्ट बी सीन इमीडिएटली उनको आपको देखना और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ सकता है। सेकेंड आता है अर्जेंट पेशेंट्स, दे हैव सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स बट नॉट इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब उनकी प्रॉब्लम्स सीरियस हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन इतनी नहीं है कि उसकी लाइफ को ख़तरा या लाइफ डेंजर में है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मतलब वो थोड़ी देर वन एंड हाफ आवर वेट कर सकते हैं। तो अपन उन पेशेंट्स को अर्जेंट कैटेगरी में डालेंगे कि अपन अगर कोई उसके साथ अगर कोई इमरजेंट कंडीशन वाला पेशेंट है तो पहले उसको डील करें और उसके बाद अर्जेंट पेशेंट के पास जाएँ। थर्ड आता है नॉन अर्जेंट पेशेंट्स हैव एपिसोडिक इलनेस दैट कैन बी एड्रेस्ड विद इन 24 आवर्स विदाउट इंक्रीज्ड मोबिलिटी। एपिसोडिक मतलब जो बार बार होती रहती है।
अब किसी पर्सन की लाइफ में हार्ट अटैक बार बार नहीं आता, लेकिन जुकाम, बुखार, खांसी, फ्रैक्चर, ये सब चीज़ें बार बार होती रहती हैं। तो ये एपिसोडिक इलनेस होती है जो कि वेट कर सकता है पेशेंट 24 आवर्स तक। तो उन कंडीशंस को किस में इंक्लूड किया जाता है? नॉन अर्जेंट। तो 3 फेजेज में डिवाइड किया जाता है, इमरजेंट, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट। इसके अलावा एक अदर और ट्राइएज है जो 5 लेवल इमरजेंसी डिपार्टमेंट, 5 लेवल जिसके डिसाइड किए गए हैं। ये जो ESI है, इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स है, उसके द्वारा दिया गया एक 5 लेवल इमरजेंसी डिपार्टमेंट ट्राइज एल्गोरिदम है, जो कि प्रोवाइड करवाता है कि आपको कौन से पेशेंट को कौन से ग्रुप में रखना है और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। इसके अंदर फ्रॉम 1 टू मोस्ट अर्जेंट टू 5 लीस्ट अर्जेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। मतलब 1 2 3 4 5 कैटेगरीज हैं। 1 कैटेगरी मोस्ट अर्जेंट, मतलब इमीडिएटली जिसको रिससिटेशन की ज़रूरत है, उसका कलर रेड है और मैक्सिमम टाइम 0 मिनट, मतलब उसको किसी टाइम को डिले, बिल्कुल भी टाइम डिले करे बिना उसको हाथों हाथ आपको अटेंड करना और ट्रीट करना है। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं वेरी अर्जेंट, जिनको ऑरेंज कोड दिया गया है, जो कि 10 मिनट तक, मैक्सिममली 10 मिनट तक वेट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में आते हैं अर्जेंट, येलो कलर या येलो कलर कोड दिया गया है उनको, जो कि 60 मिनट तक वेट कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी आती है स्टैंडर्ड कैटेगरी, जिसको ग्रीन कलर दिया गया है, 120 मिनट तक वेट कर सकता है। नॉन अर्जेंट पेशेंट जो उनको ब्लू कलर दिया गया है, 240 मिनट्स तक वेट कर सकते हैं मैक्सिममली। तो इस तरह से 3 फेजेज और 5 फेज, 5 लेवल, 2 तरह के आपको ट्राइएज सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। यह हर पेशेंट, हर जो हॉस्पिटल या हर जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपना एक अलग अलग ट्राइएज सिस्टम यूज कर सकता है, लेकिन सबका फोकस क्या होगा कि लॉस ऑफ लाइफ को बचाना, कि पेशेंट की लाइफ को डेंजर में नहीं डालना और उसको की लाइफ को बचाना विदाउट डिले। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो आप ट्राइएज सिस्टम यूज कर रहे हो, उस ट्राइएज सिस्टम में कौन सा पेशेंट किस कैटेगरी में आएगा, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चनर बनाया गया है कि उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा पेशेंट किस कैटेगरी में आता है। तो द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट द मिनिमम इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट और फ्रॉम द पर्सन हु accompanied द पेशेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ऑल आंसर्स आर डॉक्यूमेंटेड फॉर रेफरेंस बाय अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके द्वारा आप डिसाइड कर सकते हैं। व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, प्रिसिपिटेटिंग इवेंट्स, लोकेशन एंड टाइम ऑफ द इंजरी और इलनेस। क्या सर्कमस्टांसेस थे, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशंस थी, क्या वहाँ पे चारों तरफ एनवायरनमेंट क्या था, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट था तो वहाँ पे किससे हुआ, कैसे हुआ, क्या इवेंट था, किसी ने ड्रिंक कर रखा है या किसी और की वजह से हुआ है। तो जो भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस, सर्कमस्टांसेज, वहाँ पे लोकेशन, टाइम ऑफ इंजरी जो भी है वो सब पता करना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डिड द सिम्टम्स अपीयर। जैसे कोई पेशेंट हो, जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट है, तो वो उसमें कब सिम्टम्स अपीयर हुए थे, जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, चेस्ट पेन है, तो उसका टाइम कितना था, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, कितनी देर पहले पेशेंट को सिम्टम्स अपीयर हुए थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पेशेंट्स अनकॉन्शियस आफ्टर द इंजरी और ऑनसेट ऑफ इलनेस। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आपके पास आया है तो वो पेशेंट कितनी देर पहले अनकॉन्शियस हुआ था। जो ऑनसेट ऑफ इलनेस है उसके बाद हुआ, इंजरी के बाद हुआ, कितनी देर बाद हुआ, हाथों हाथ ही अनकॉन्शियसनेस में चला गया था, तो वो सब चीज़ें पता करना। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डिड द पेशेंट गेट टू द हॉस्पिटल। पेशेंट कैसे हॉस्पिटल आया। व्हाट वाज द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट बिफोर द इंजरी और इलनेस। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो पहले से क्रिटिकली इल थे, वो बाद में किसी और डिजीज़ से भी अफेक्टेड हो गए, तो इस बात का से पता लगता है कि वो पहले से सीरियस था। कई होते हैं जो सेकेंडरी कोज होते हैं, कई प्राइमरी कोज होते हैं, तो उसका पता लगाना कि पहले कैसा था पेशेंट, इंजरी या इलनेस से पहले कैसा था वो, या नॉर्मल था, डिजीज़ था, या कैसा था, उसका पता लगाना। इस देर है मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री। इसका पहले कोई मेडिकल या कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कि पहले कोई दवाइयाँ चल रही थी, या कभी के पहले किसी हॉस्पिटल में किसी डिजीज़ से एडमिट तो नहीं रहा था। इसके बाद, इज़ द पेशेंट करंटली टेकिंग एनी मेडिकेशंस। किसी तरह की कोई दवाइयाँ, हार्मोन्स, इंसुलिन, डिजिटलिस, एंटीकोएगुलेंट, किसी तरह की कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही हैं। कोई एलर्जीज तो नहीं है तो वो कौन सी हैं, किन किन चीज़ों से उसको एलर्जी है। जैसे कई पेशेंट पेनिसिलिन से इंसुलिन एलर्जिक होते हैं और अपन ने बिना पूछे उससे पेशेंट को या पेशेंट की फैमिली को पूछे बिना उसको पेनिसिलिन दे दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपने को पहले से पता
करना चाहिए। डज द पेशेंट्स हैव एनी ब्लीडिंग टेंडेंसीज, जैसे हीमोफीलिया या और कोई ऐसी कंडीशन कि ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके बारे में पहले पता करना। व्हेन वाज द लास्ट मील ईटन, कब इसने लास्ट खाना खाया था। इज़ द पेशेंट अंडर ए फिजिशियंस केयर, व्हाट आर द नेम एंड लोकेशन ऑफ द फिजिशियन। अगर पहले से किसी फिजिशियन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो कौन है, कहाँ पे है, उसका पता लगाना। व्हाट वाज द डेट ऑफ पेशेंट्स मोस्ट रिसेंट टिटनेस इम्यूनाइजेशन, इससे पहले उसका कब टिटनेस इम्यूनाइजेशन जो लास्ट था, कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, कितने दिनों बाद उसका टिटनेस का इम्यूनाइजेशन हुआ था। तो ये सब पॉइंट्स आपको उसके ट्राई एज के साथ साथ आपको पता करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है ट्राई एज से अपन ने डिसाइड कर लिया है, क्वेश्चनेयर से अपन ने उसकी हिस्ट्री लेके पता कर लिया। अब उसके असेसमेंट के साथ साथ, फिजिकल असेसमेंट के साथ साथ क्या क्या इंटरवेंशंस उसको देने हैं ये पता करना पड़ेगा। फॉर द पेशेंट्स विथ एन इमरजेंट और अर्जेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्टेबलाइजेशन, प्रोविजन ऑफ क्रिटिकल ट्रीटमेंट एंड प्रॉम्प्ट ट्रांसफर टू द अप्रोप्रिएट सेटिंग। अब ये सब चीज़ें आपको जो करनी है नेक्स्ट लेवल में, कि सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम को जो भी है उसको असेस करना, पेशेंट को स्टेबलाइज करना, जो भी क्रिटिकल ट्रीटमेंट दिया गया है उसको प्रोविज़न करना, देखते रहना, एंड ट्रांसफ़र टू द अप्रोप्रिएट सेटिंग। इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, जनरल यूनिट में जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता करनी है। ये इन चीज़ों के साथ में ये आपकी प्रायोरिटी इमरजेंसी केयर में होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, although treatment is initiated in the emergency department, ongoing definitive treatment of the underlying problem is provided in other settings। अब इनिशिएशन तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे हो गया, लेकिन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपन पेशेंट को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, तो अब इसको बाद में दूसरी जगह भेजना है, तो उसके लिए आपको जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है उनके लिए अदर सेटिंग्स में पेशेंट को भेजना है, स्टेबलाइज करना है, मूव टू द अदर एरिया द बेटर, जो कि उसके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ईडी स्टाफ या इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टाफ कोलैबोरेटली एंड फॉलो द ABCD मेथड, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी। ये मेथड यूज करेगा कि सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आया तो उसको अपने को क्या करना है, एस्टाब्लिश ए पेशेंट एयरवे, सबसे पहले पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है, ताकि कोई भी पेशेंट, किसी भी तरह का पेशेंट आए, आपको सबसे पहले उसका एयरवे मेंटेन करना है। सेकंड, प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन, एम्प्लॉइंग रिससिटेशन measure when necessary. Trauma patient must have the cervical, spinal protected and chest injury assessed first. वेंटिलेशन प्रोवाइड करना या CPR प्रोवाइड करना, तो वो भी अपने को प्रोवाइड करना है। तो उनसे पहले, रिससिटेशन से पहले अपने को ये श्योर कर लेना है कि पेशेंट्स को कोई स्पाइनल इंजरी या चेस्ट इंजरी तो नहीं है। इवेलुएट एंड रिस्टोर कार्डियक आउटपुट बाय कंट्रोलिंग हेमरेज, प्रिवेंटिंग एंड रिट्रीटिंग शॉक एंड मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग इफेक्टिव सर्कुलेशन। ये आ गया आपका सर्कुलेशन। एयरवे हो गया, ब्रीदिंग हो गया। अब सर्कुलेशन पे आ गए, तो सर्कुलेशन में आपको हेमरेज है पेशेंट को, तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन करना है। शॉक में चला जाएगा पेशेंट तो डेथ हो सकती है, तो उसके लिए आपको आउटपुट मेंटेन करना, उसके लिए रिस्टोर सर्कुलेशन भी आपको करना पड़ेगा। कई जैसे एक्सीडेंटल केसेस के अंदर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो शॉक में चला जाता है पेशेंट, तो उस कंडीशंस में आपको सर्कुलेशन मेंटेन करना। डिटरमाइन न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी बाय असेसिंग न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस यूजिंग ग्लास्कोकोमा स्केल, जिसको GCS के नाम से जाना जाता है। ग्लास्कोकोमा स्केल से अपन पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की न्यूरोलॉजिक कंडीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपने को आगे का ट्रीटमेंट करना। आफ्टर दीज प्रायोरिटीज़ हैव बीन एड्रेस, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट टीम प्रोसीड्स विद द सेकेंडरी सर्वे। ये सब करने के बाद उस जो सेकेंड सर्वे की तरफ जाएगी, जिसके अंदर क्या है, दिस इंक्लूड्स ए हिस्ट्री ऑफ हेड टू टो असेसमेंट। ABCD मेंटेन करने के बाद A फॉर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी के अंदर न्यूरोलॉजी की डिसेबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो ये सब करने के बाद सेकेंड अपनी प्रायोरिटी क्या होगी, है हिस्ट्री असेस। पहले तो हिस्ट्री पता करना पेशेंट की पूरी, और साथ में हेड टू टो असेसमेंट करना, डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग करना, इंसर्शन एंड एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग डिवाइस सच एज ECG, इलेक्ट्रोड्स, आर्टीरियल लाइंस और यूरिनरी कैथेटर्स लगाना, स्प्लिंट करना अगर कोई फ्रैक्चर है तो, क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग अगर कोई वुंड है तो, परफॉर्मेंस ऑफ अदर नेसेसरी इंटरवेंशंस बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स पेशेंट
कंडीशन, और अगर अदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बेसिस पे अपने को अदर केयर भी प्रोवाइड करनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, क्या क्या असेस करना है और क्या क्या इंटरवेंशन आपको देने हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो दो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला ट्राइज में आप पेशेंट्स को क्या करते हैं, टू शॉर्ट मतलब आप पेशेंट्स को शॉर्ट कर लेते हैं कि कौन सा पेशेंट अपने को पहले डील करना है, इमरजेंट कौन है या नॉन इमरजेंट कौन है, तो उस इमीडिएट कौन पेशेंट है, या 5 लेवल की बात करें तो उसके कलर कोडिंग दे देते हैं पेशेंट को, ताकि उससे अपने को पता चल सके कि अपने को पहले कौन से पेशेंट को डील करना है। तो गाइज ये था इमरजेंसी केयर, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स, उसके क्या क्या स्कोप है, क्या क्या इश्यूज़ आपको इमरजेंसी केयर के अंदर देखने को मिल सकते हैं, या कौन से चैलेंजेस, कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे द इमरजेंसी केयर के अंदर कौन सी ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस हैं जिनको आपको डील करना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है मेडिकल सर्जिकल फॉर नर्सेज के लिए जो मेडिकल सर्जिकल है वो। इसके अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस में केवल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पे फोकस करता हूँ, जिसके अंदर आपको जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स है, फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मेडिकल सर्जिकल वाले, उनसे रिलेटेड चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। तो कंपटीशन एग्ज़ाम्स वाले अगर बच्चे हैं तो वो अगर इंटरेस्टेड हों, कोई चाहता है कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें भी बताऊँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं क्वेश्चनेयर डाल सकता हूँ, साथ में क्वेश्चंस डाल सकता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर टॉपिक से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो भी डाल सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्ट से देखो, इंटरेस्ट ले, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, अच्छा लगता है तो। थैंक यू गाइस, सी यू सून।